हेलो दोस्तों, एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे यूरोपियों के आगमन पर। ठीक है, यूरोपियों के आगमन पर आइए देखते हैं कि सबसे पहले कंपनी या जो यूरोपीय कंपनी भारत में आए थे उनके आगमन पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपनी या फैक्ट्री क्या होता है। कंपनी या फैक्ट्री एक ऐसा संगठन जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत स्थापित हो। एक ऐसा संगठन जो कंपनी के एक्ट के अंतर्गत स्थापित हो और उत्पादन या सेवा संबंधी कार्य करता हो। एक ऐसा संगठन जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत स्थापित हो, जो उत्पादन या सेवा संबंधी कार्य करता हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारे यूरोपीय थे वो भारत में किन रास्तों से आते थे, यानी कि किन किन देशों से होकर पहले आते थे। तो सबसे पहले भारत में लोग यूरोपीय यूनान के बाद तुर्की के बाद सीरिया के बाद ईरान के बाद अफगानिस्तान और फिर भारत में आते थे। ठीक है, तो इस बीच 1453 में क्या हुआ कि 1453 की एक घटना हुई कि 1453 में ग्रीको रोमन साम्राज्य के 1453 में ग्रीको रोमन साम्राज्य के कुस्तुनतुनिया पर कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। ठीक है, फिर वहां पर एक साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो ऑटोमन साम्राज्य की जब स्थापना हो गई तो वो लोग क्या था कि यूरोपियों को व्यापार करने में काफी दिक्कतों का सामना, मतलब काफी दिक्कतें खड़ी करते थे। कभी कभी उनके जो आने जाने में जो भी उनके पास रुपया पैसा रहता था वो लूट लेते थे, मतलब लूटपाट का अड्डा बना दिए थे। इसलिए उन्होंने अपने भाई व्यापारी क्या चाहते हैं कि कहीं मार झगड़ा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो एक इसलिए वो दूसरे रास्ते का प्रयोग करना शुरू कर दिए, दूसरे रास्ते की खोज शुरू कर दिए। फिर क्या करते थे, भूमध्य सागर, फिर उसके बाद लाल सागर के बाद भारत, ये समुद्री रास्ते से आते थे। भूमध्य सागर, फिर लाल सागर, फिर वो भारत आते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यूरोपी जो थे सबसे पहले पुर्तगाल को लिखा, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए थे, इसलिए हमने यहाँ पे पुर्तगाल लिख दिया। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होते हुए, मोजाम्बिक चैनल होते हुए वो भारत के कालीकट पे पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, तो 17 मई 1498 17 मई 1498 को एक यूरोपीय व्यापारी वास्को डी गामा भारत के कालीकट पर पहुंचा। ठीक है, कहां पहुंचा? भारत के कालीकट पर। ठीक है, वहां पर एक जो वहां का शासक था जमोरिन ने उनका खूब स्वागत किया। ठीक है, उनका बड़े धूमधाम से स्वागत किया। ठीक है, और वहां पे था एक अब्दुल मुनीर, ये दुभाषिया था। अब्दुल मुनीर जो था वो दुभाषिया था, वो इनकी भाषा को एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलता था। ठीक है, तो इमैनुअल प्रथम वाणिज्य के प्रधान के पद, जो इमैनुअल प्रथम था, इमैनुअल प्रथम वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और कुल मुनाफा का वास्को डी गामा को कुल मतलब खर्च काटने के बाद वो स्पेशली मसालों का व्यापार किया था। और मसालों में कहें तो काली मिर्च का,
काली मिर्च का। तो कुल लागत मेहनत काटने के बाद उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, वास्को डी गामा को 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो सभी धीरे धीरे यूरोपी जो है उसी रास्ते से भारत आने लगे। ठीक है, और एक था पेड्रो अल्वेराज केब्राल। पेड्रो अल्वेराज केब्राल, ठीक है, पेड्रो अल्वेराज केब्राल 1500 ईस्वी में, पेड्रो अल्वेराज केब्राल ये 1500 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, 1500 ईस्वी में भारत आया। केब्राल जो है 1500 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, पेड्रो अल्वेराज केब्राल 1500 ईस्वी में भारत आया और 13 व्यापारिक बेड़े थे। कितने बेड़े थे? 13 व्यापारिक बेड़े थे। ठीक है, 13 व्यापारिक बेड़े थे। ठीक है, 13 व्यापारिक बेड़े थे और इन्होंने एक अरब जहाज पकड़ा और जमोरी को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, अरब व्यापार को जमोरी को गिफ्ट किया, अरब जहाज जो था जमोरी को गिफ्ट किया। और उसके बाद 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। ठीक है, व्यापार के लिए उसने दोबारा भारत आया हुआ। ठीक है, और उसके बाद 1503 में इसको ध्यान से समझिएगा। 1503 में अल्बुकर्क की सहायता से, अल्बुकर्क की सहायता से एक फैक्ट्री की कोचीन में, अल्बुकर्क की सहायता से कोचीन में फैक्ट्री की स्थापना हुई अल्बुकर्क की सहायता से 1503 में कोचीन में। इनकी पहली फैक्ट्री, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में अल्बुकर्क की सहायता से 1503 ईस्वी में हुई। ठीक है, 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क की सहायता से कोचीन में पहली फैक्ट्री, याद रखिएगा, पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में पुर्तगालियों की लगाई गई। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्रियों की पहली फैक्ट्री कब लगी, दूसरी फैक्ट्री कब लगी, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद अब आइए देखते हैं पुर्तगीज की जो कंपनी का नाम था एस्टाडो डी इंडिया। पुर्तगालियों में जो फैक्ट्री थी उसका नाम था एस्टाडो डी इंडिया। ठीक है, और इनका पहला गवर्नर था, पुर्तगीजों का जो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था जो 1505 से 1509 के बीच में रहा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि भाई जब गवर्नर है तो कुछ काम जरूर करेगा। प्रथम पुर्तगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगीज गवर्नर था। उसने क्या किया कि स्थायी व्यापार की नीति अपनाई। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि स्थायी व्यापार की नीति किसने अपनाई थी, तो प्रथम पुर्तगीज गवर्नर जो था वो उसने अपनाई थी। ठीक है, और नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने शुरू किया था। ठीक है, इसने एक और काम किया था जो काफी महत्वपूर्ण था। मिस्र, गुजरात, तुर्की के संयुक्त बेड़े को अल्मीडा ने परास्त किया। मिस्र,
गुजरात और तुर्की का एक संयुक्त बेड़ा बना, और जिसे अल्मीडा ने, भाई युद्ध तो होगा ही होगा, जब ये व्यापार करेंगे जाहिर सी बात है आपस में युद्ध होंगे, इसीलिए मिस्र, गुजरात और तुर्की के लोग मिल करके तो इसने क्या किया कि मिस्र, गुजरात और तुर्की के संयुक्त बेड़े को अल्मीडा ने परास्त कर दिया। ठीक है, ये और उसके बाद 1500, अच्छा एक चीज समझिए कि यहां पर पुर्तगीजों की जो नौसैनिक श्रेष्ठता थी वो दिखाई दिया। यहाँ पे क्या लोग क्या करते थे कि स्थल पे वो काफी मजबूत थे, लेकिन जल मार्ग पर इनका नियंत्रण नहीं था। तो यहाँ पर जो भाई वो केप ऑफ गुड होप मोजाम्बिक चैनल होते हुए भारत आए थे, समुद्री यात्रा करके आए थे, इसलिए वो समुद्र में, यानी उनकी नौसेना जो थी वो काफी अच्छी थी, इसलिए इनको पराजित कर दिया। ठीक है, नौसैनिक श्रेष्ठता पुर्तगीजों की दिखाई दी। और उसके बाद 1505 में दूसरी फैक्ट्री, 1505 में दूसरी फैक्ट्री, ये 1503 में तो पहली फैक्ट्री हो गई, और 1505 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगी थी? कुन्नूर में। कुन्नूर में पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री 1505 में लगी थी, और पहली फैक्ट्री 1503 में अल्बुकर्क की सहायता से कोचीन में लगी थी। ठीक है, अब आइए इसके दूसरे गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में जानते हैं। तो इनके जो दूसरे गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनको भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। स्थापना तो पहले अल्मीडा ने कर दिया था, लेकिन उसने कुछ खास नहीं कर पाया, इसीलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने कुछ किया। ठीक है, कुछ नया किया। इसने क्या किया कि कोचीन को पहले मुख्यालय बनाया, कोचीन को मुख्यालय बनाया, और ये वास्तविक संस्थापक था पुर्तगीज शक्ति का। ठीक है, और 1510 में इसने क्या किया कि गोवा को, 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया। किससे? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह कहां के शासक थे? बीजापुर। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को इसने 1510 में जीता, और 1511 में मलक्का को जीता, और 1515 में अरमुज या होर्मुज को जीता। ठीक है, इसने व्यापार की नीति से जो नीति अपनाई थी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और अपनी पहुंच भारतीयों तक ज्यादा मजबूत करने के लिए, इसने क्या किया कि अपने जो अपने लोग वहां थे, जो मतलब पुर्तगीज थे, उनसे कहा कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह करो। ठीक है, उसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, और जहाज निर्माण की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। और इसने एक बड़ा अच्छा काम किया था, जो सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। ठीक है, सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। और यूरोप की जो यांत्रिक घड़ी थी, यूरोप की यांत्रिक घड़ी इन्हीं लोगों ने लाया था। ठीक है, और एक कहानी सुनिए, एक शासक थे, कौन? बहादुर शाह। गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। ये 1526 से 1537 के आसपास थे। ठीक है, तो इनका जो मुगल बादशाह थे उनसे पटता नहीं था, इनसे बड़ी दुश्मनी चलती थी, चिढ़ रखता था। ठीक है, तो इन्होंने पुर्तगालियों से मित्रता की, और वसील और सालसेट का क्षेत्र जो है पुर्तगीज को दे दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये वापस मांगने गए, फिर बात वार्तालाप करने के लिए पुर्तगालियों ने जहाज पर बुलाया, और फिर उठा के समुद्र में फेंक दिया। उनकी कहानी वहीं समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये जो वसील और सालसेट का क्षेत्र था, ये कोई ले नहीं पा रहा था पुर्तगालियों से। तो बाजीराव प्रथम के समय में एक मराठा सरदार जीनाजी
अप्पा, चीना जी अप्पा, चीना जी अप्पा मराठा सरदार थे, चीना जी अप्पा। इन्होंने क्या किया कि 1739 में, कब 1739 में पुर्तगीजों से वसील और सालसेट का क्षेत्र जो है छीन लिया। ठीक है, वसील और सालसेट का क्षेत्र छीन लिया। ये चीज के बारे में प्रश्न यही से बनेंगे, इससे इसके अलावा प्रश्न कहीं से और से नहीं बनेंगे। ठीक है, अब आइए अब चर्चा करते हैं नीनो दी कुन्हा के बारे में, जो इसके अगले गवर्नर थे, नीनो दी कुन्हा। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो को रोक देते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं अब अगले गवर्नर नीनो द कुन्हा 1529 से 1538। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि मुख्यालय जो पहले कोचीन था उसको अब गोवा में स्थानांतरित कर दिया, यानी कि जो पहले कोचीन में मुख्यालय था उसे अब गोवा में बना दिया। और उसने क्या किया, सेंथोमे और हुगली में बस्ती बसाई। सेंथोमे कहाँ है, मद्रास में। ये सेंथोमे, ठीक है, सेंथोमे और हुगली में बस्ती बसाई। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वशी 1534 में, दीव 1535 में, अदन 1538 और दमन 1539 में बस्ती बसाई। ठीक है, इन्होंने बस इतना ही काम किया। इनका बस एक चीज जब महत्वपूर्ण होता है, बस मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किसने किया, तो नीनो द कुन्हा ने। ठीक है, और उसके बाद एक और गवर्नर आए, अल्फांसो डी सूजा 1542 से 45। ठीक है, इनके समय में क्या हुआ था, सेंट जेवियर भारत आए थे। बस इनका यही महत्वपूर्ण, सेंट जेवियर भारत आए थे और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। सेंट जेवियर भारत आए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में आया था वो पुर्तगालियों की ही देन थी। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली ही प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लेके आए थे। उसके बाद अनानास, पपीता, आलू, लाल मिर्च, बादाम, तंबाकू, मक्का, फिर काजू और इधर शकरकंद, ये सब सारी चीजें पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक है, ये जो भारत में आई थी ये पुर्तगाली ही लेके भारत में आए थे। एक बार और सुन लीजिए क्या क्या है, अनानास, पपीता, आलू, लाल मिर्च, बादाम, तंबाकू, मक्का, काजू और शकरकंद। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हमने बनाया है। कौन सा ट्रिक है, मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा एम कोफ्ता। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम है, जरा इसको समझिएगा। एम से मक्का, एम से मक्का, ये हो गया मक्का। के से काजू, काजू। ओ से क्या कहते हैं इसको, ओ से ऑरेंज, संतरा, ऑरेंज संतरा। ठीक है, उसे ऑरेंज संतरा लिखे नहीं है, आप लिख लीजिए संतरा। ठीक है, और उसके बाद पी से पपीता, पपीता। ठीक है, टी से तंबाकू, तंबाकू। ए से आलू। ठीक है, ये पुर्तगालियों की ही देन थी। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये होता कब है कि जब हमें जो हमारे प्राचीन इतिहास में जब कोई दिया जाता है कि जौ, चावल ऐसे करके दिया जाता है, तो एक आध जो है पुर्तगालियों के जो नाम डाल दिए जाते हैं, जो पुर्तगाली फल सब्जी लेकर आए थे उसका भी नाम डाल दिया जाता है। यहाँ अगर आपको पता है तो आप 4 ऑप्शन में से पहले टिक कर देंगे कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा से तंबाकू नहीं डाल दिया जाता है। तंबाकू, आलू, मक्का,
यही सब मुख्य होता है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं पुर्तगीज के पराजय के कारण। पुर्तगालियों के पराजय के क्या कारण थे? ठीक है, पुर्तगालियों के पराजय के कारण। पुर्तगाली जो थे डचों से प्रतिद्वंदिता में हार गए। पुर्तगाली जो थे बेसिकली डचों से प्रतिद्वंदिता में हार गए, डचों का ये मुकाबला नहीं कर पाए। वीडियो को पॉज कर दें। आइए देखते हैं पुर्तगालियों के पराजय के कारण। तो पुर्तगालियों के पराजय के कारण ये था पहला कि ये डच से प्रतिद्वंदिता में हार गए। डच इनसे ज्यादा शक्तिशाली निकले। ठीक है, उनकी नौसैनिक शक्ति पुर्तगालियों से अच्छी थी। डचों की जो नौसैनिक शक्ति थी वो पुर्तगालियों से अच्छी थी, इसीलिए इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया। ठीक है, और दूसरा पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हो गया। ठीक है, पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हो गया और स्पेन की पहली प्राथमिकता अमेरिकी उपनिवेश पर थी। ठीक है, स्पेन की जो पहली प्राथमिकता थी वो अमेरिकी उपनिवेश पर थी और उसके बाद इनकी कूटनीतिक विफलता थी। ठीक है, पुर्तगालियों की जो कूटनीति थी वो विफल हो गई, जिसके कारण ये डचों से प्रतिद्वंदिता में हार गए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी ये सब जो है अगले लेक्चर में होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।